प्यारे मित्रों, आज पहले वीडियो मैंने डाला था कि इन कारणों से टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण मैं पूरी वीडियो फ्रांस की क्रांति से संबंधित पूरा नहीं कर पाया था। आज उसी संबंध में फ्रांस की क्रांति के कारण में चर्चा कर रहा था। उसमें ये एक पॉइंट छूट गया था, राष्ट्र क्या है। राष्ट्र सार्वभौम विश्वविद्यालय के सार्वभौम विश्वविद्यालय के एक व्याख्यान में अर्नेस्ट रेनन, सार्वभौम विश्वविद्यालय के एक व्याख्यान में अर्नेस्ट रेनन रेनन ने दिया 1882 ईस्वी में सार्वभौम विश्वविद्यालय के एक व्याख्यान में दिया। उन्होंने ये कहा कि राष्ट्र एक लंबे समय से चली आ रही त्याग, सैक्रिफाइस, प्रयास, एफर्ट एंड डेडिकेशन, मतलब निष्ठा, त्याग, सैक्रिफाइस, एफर्ट एंड डेडिकेशन का परिणाम होता है। अर्नेस्ट रेनन ने कहा कि एक राष्ट्र का लंबे समय से त्याग, प्रयास और निष्ठा का परिणाम ही क्या होता है? राष्ट्र होता है। तो ये उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति के कारण हम पढ़ रहे थे। फ्रांसीसी क्रांति का जो प्रमुख कारण था, उसके कारणों में राजनीतिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण और आर्थिक कारण। राजनीतिक कारण में मैंने जैसा बताया था कि उस समय जो ये लुई पोटेल जो कि किस वंश से थे, मैंने बताया था बुर्गो राजवंश। यह पूरा बताया था 1643 से 1661। तो तमाम इस पर रहा है। सामाजिक काल में सिर्फ चर्चा हो चुकी है, फिर हो जाएंगे, फिर वह वीडियो डबल हो जाएगी। तो सामाजिक काल में मैंने बताया था कि ये समाज जो था यह तीन वर्ग में बटा हुआ था। पहला पादरी वर्ग था, दूसरा कुलीन वर्ग था और तीसरा वर्ग थी सामान्य जनता या इसको कह सकते हैं साधारण वर्ग। इन दोनों ऊपर के दोनों वर्गों को कर से मुक्त रखा गया था।
जो जनता में एक मतलब ऊंच नीच का बन गया था। तमाम कार्य वर्ग को ही करना पड़ता था। तो ये उच्च नीचे अपने को ये पादरी वर्ग मुनि वर्ग अपने कुछ मानते थे, यह इनको निम्न करते थे। इस तरह से इसका डिस्क्रिमिनेशन भी था। दूसरा था, अगला है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में यह जो धार्मिक कारण था, इस समय दो धर्म था, एक कैथोलिक धर्म था और दूसरा जो था प्रोटेस्टेंट धर्म था। प्रोटेस्टेंट धर्म था। कैथोलिक धर्म को मानने वाले जो थे पादरी थे, कुलीन थे, सामंत थे और साथ में राजा। ये अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते थे, बाकी के धर्म को निम्न मानते थे। ऐसे में जो प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वाले थे, ये जनसाधारण वर्ग के लोग थे, जनसाधारण वर्ग के लोग थे। जनसाधारण वर्ग का एक नेता हुआ करता था, मारिको। जनरली जो है कि इसकी अध्यक्षता में उस समय फैसले लिए जाते रहे। तो क्रांति का कारण, फ्रांसीसी क्रांति काल में धर्म की उच्चता और निम्नता की बात के कारण भी फ्रांस की क्रांति हुई। तीसरा आता है, या अगला आता है, तीसरा नहीं, तीसरा तो हमारे धार्मिक कारण ही था। चौथा आता है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, क्योंकि उस समय जो लुई वर्ग था, इसका प्रमुख उद्देश्य का था फिजूल खर्ची। फिजूल खर्ची, विलासिता। विलासिता, लग्जरियस लाइफ ये जीते थे। यह इनकी इस दुर्व्यवस्था के कारण जो राजकोष था दिन प्रतिदिन खाली होता गया। दिन प्रतिदिन खाली होता गया। स्थिति ये आ गई कि भाई जो इनकी जो आदत बनी हुई है उसमें सुधार नहीं कर रहे थे, उसमें कोई कमी नहीं कर रहे थे, तो पैसा चाहिए, कहां से चाहिए? तो ये ऊपर की जो पादरी वर्ग थे, कुलीन वर्ग थे, इनसे सलाह मशवरा लेने के बाद राजा इस पॉइंट पर आते थे कि कर को बढ़ा देना, कर में या नित्य नए कर लागू करना। कह सकते हैं कि नित्य नए कर लागू करना होता था। अब नित्य नए कर लागू कर देंगे तो जनता को क्या होगा? इसका बोझ बढ़ जाएगा। और आर्थिक कार्य में ऊपर के जो वर्ग थे, कुलीन वर्ग थे, पादरी वर्ग थे, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग,
इन लोगों को करों से मुक्त कर दिया गया था, करों से मुक्त थे। करों से मुक्त के कारण पूरा का पूरा दबाव जो है कि किस पर आ गया, जनसाधारण वर्ग पर आ गया, जो कि एक क्रांति का कारण बन गया। जो लुई 16 था, लुई 16 था इसकी अधिकतर जो राजनीतिक फैसले होते थे बताया था, इसकी पत्नी कौन सी, मैरी एंटोनिनी लिया करते थे। तो इस प्रकार से देखने को मिला कि इन तमाम बातों के कारण, किसी एक कमी के कारण नहीं होता है, ये तमाम कारण थे फ्रांस की क्रांति के कारण थे। अच्छा, इसमें ये जब सभी समाप्त हो गए, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, ये सभी हुई क्रांति जब प्रारंभ हो गया तो ये लुई वर्ग समाप्त हो गया। इस लुई वर्ग की समाप्ति के बाद फ्रांस की सेना में एक सेनानायक था, उसका नाम था नेपोलियन। सेनानायक, कमांडर। नेपोलियन जो कि क्या था, एक कमांडर था, सेना नायक था। सेना नायक था। यह साहसी, चतुर एवं बुद्धिमान था। अपने इस साहसीपन के कारण, चतुराई के कारण और बुद्धिमत्ता के कारण एक दिन वह फ्रांस का सम्राट बन बैठा, शासक। क्या बन बैठा? शासक बन बैठा, शासक बन गया। अब जब शासक बन गया तो 1804 ईस्वी में 1804 ईस्वी में कानूनों का एक संग्रह किया, कानून बनाया, ठीक है। उसी कानून को नेपोलियन संहिता के नाम कहते हैं, कानून संग्रह। संग्रह बनाया या किया, कानून संग्रह किया, जिसे जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं, जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं। अब इस नेपोलियन संहिता में था क्या, वह क्या कानून थे जिसने उसने बनाया था, जिसे फर्स्ट था कि उसने एक चीज है कि उसने जो राजा के द्वारा किए गए राजशाही व्यवस्था थे उसको पुनः इसने लागू कर दिया, जिसे जन्म आधारित थे उनकी व्यवस्था तो नहीं, जैसे एक मरने के बाद एक दूसरे को
ला देना। दूसरा था उन्होंने कि जन्म पर आधारित है, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया जाए। विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। दूसरा है धन पर सभी का समान अधिकार। दूसरा है धन पर सभी का समान अधिकार। इसमें लगाया। इसके बाद है जो सामंती व्यवस्था थी, सामंती व्यवस्था समाप्त कर दी गई। नेपोलियन के द्वारा। इसके बाद अगला पॉइंट है जैसे सामान्य नागरिकों को जिसके पास जमीन नहीं होती थी उसको मतलब भूदास्ता जिसे कहते हैं इसको कि भूदास्ता की समाप्ति। भूदास्ता की समाप्ति कर दी गई। अर्थात ये नहीं था कि हाँ जबरदस्ती जो कि भूमि पर उनका किया जाए। इसके बाद पांचवा एक पॉइंट था जो प्रमुख कारण है, कारण बहुत सुधार तो बहुत से हुआ। यातायात एवं संचार की, यातायात की व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था में सुधार, या कह सकते हैं कि और भी आगे। तो ये था, इन्हीं को कहा गया क्या चीज, नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं। अच्छा, फ्रांस की क्रांति में एक सिसोलिया का नाम है, सिलेसिया का विद्रोह। एक पॉइंट कभी कभी टिप्पणी में पूछ देता है कि सिलेसिया का विद्रोह क्या है। तो ये सिलेसिया का विद्रोह फ्रांस की क्रांति में सिलेसिया का विद्रोह, सिलेसिया का बुनकरों का विद्रोह ऐसे है। सिलेसिया के विद्रोह का मतलब यह होता है कि पहले बुनकरों को किसी ठेकेदार के द्वारा या किसी ठेकेदार के अंडर में, किसी ठेकेदार के अंडर में या के अंतर्गत कार्य करना होता था। वहां पर जो ठेकेदार था वह सामान का कम से कम वेतन देता था। मतलब कि सामान का जो
सामान, सामान से कच्चे माल, कच्चे माल उच्च दाम पर देता था, उच्च दाम पर देता था और बने हुए सामान को, बने हुए सामान को कम कीमत पर देता था। तो ये ऐसी स्थिति के कारण सामान को कम दाम पर दे और अपना सामान अधिक दे दे, अधिक कीमत पर दे दे, तो एक ऐसी स्थिति आ गई कि बुनकरों के सामने आर्थिक समस्या, आर्थिक समस्या खड़ी हो गई, अर्थात उनके पास आर्थिक समस्या आ गई, अर्थात उनको खाने के लिए पैसे, मतलब कह सकते हैं कि जीविका के लिए पैसे नहीं रहे। जीविका के लिए पैसे नहीं रहे और ऐसी स्थिति में वह उस ठेकेदार को मतलब मारने के लिए दौड़ पड़े। एक ऐसे अंत में वास्तविकता की जानकारी होने पर, वास्तविकता की जानकारी होने पर कि वह धोखाधड़ी कर रहा है, कि वह धोखाधड़ी जनता के साथ कर रहा है, जनता के साथ कर रहा है, तो जनता भी उसके विद्रोह में या जनता भी उसके विरुद्ध कार्य, अर्थात जनता भी भड़क उठी, जनता भी भड़क उठी और उसे मारने के लिए दौड़ उठी और उसे मारने के लिए दौड़ पड़ी। अंत में वह वहां से बच छोड़ करके भाग गया, लेकिन फिर चूंकि जनता मतलब अपने सैनिकों या सिपाहियों जब मतलब कि जनता को पड़ी मारने के लिए, तो वह वहां से भाग गया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वह अपने मतलब सिपाहियों के माध्यम से वहां पर आया और जनता को पुनः अपना अधिकार या अपना जो कार्य था वह करना प्रारंभ कर दिया। तो ये था प्रमुख कुछ पॉइंट फ्रांसीसी क्रांति के। बाकी जो मतलब नोट्स वगैरह हैं इसके पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आगे इसका लिंक दिया गया है। तो ठीक है, इसके साथ धन्यवाद आप सभी लोगों को।